नमस्कार दोस्तों, राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस चैनल पर लिक्विडिटी और MSME नामक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप हाल फिलहाल अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि ये शब्द काफ़ी चर्चा में है। एक छोटी सी न्यूज़ बताऊं, आपने उसमें पढ़ा होगा कि राहत पैकेज के माध्यम से बाज़ार में तरलता को बढ़ाया जाएगा। अब ये तरलता क्या है, राहत पैकेज कैसे तरलता बढ़ाएगा, क्या होगा इससे, उसी को हम इस लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए तरलता। तरलता, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। देखिए, वास्तव में देखें, इस शब्द के अर्थ की तरफ अपने चलें तो एक शब्द आ रहा है हमारे सामने, तरल। तरल मतलब लिक्विड। हम देखते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है सामान्यतः, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें जो, यदि हम अर्थ की बात करें, इसमें जो शब्द लें हम, जो शब्द हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है तरल। और तरल शब्द का अर्थ इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लिक्विड। तरल क्या होता है, यदि हम साइंस की भाषा में कहें तो तरल का शब्द, इसका जो अर्थ होता है जिसमें प्रवाह होता है, फ्लो होता है, जो चलता है। आप सिंपल भाषा में कहे तो उसको हम प्रवाह, तरल कहते हैं। जिसमें प्रवाह होता है उसे हम तरल कहते हैं। लेकिन इस शब्द का जो अर्थ इकोनॉमिक्स में जो अर्थ है, इकोनॉमिक्स में इसका अर्थ होता है धन। आप कह सकते हो मनी, पैसा। क्लियर। और धन भी किस रूप में, कैश, नगद। ये इसका इकोनॉमिक्स में अर्थ होता है। यदि आपके पास कैश है, इसका मतलब आपके पास तरलता है, इकोनॉमिक्स में ये कहें। क्लियर। जैसे मैं आपसे ये कहूं, आपकी जेब में 500 रुपये है, इसका मतलब आपके पास 500 रुपये की तरलता है, 500 रुपये जो है तरलता में है। इस तरीके से कहेंगे आप इसको, ठीक है। तो धन जो कि नगद है, कैश, यहां मैं जोर दे के इसलिए बोल रहा हूं, जैसे आपके पास कोई मकान है, 50 लाख रुपए का मकान है, वो तरलता नहीं है। ध्यान रखें। जैसे हम कहें, इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें, संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी किस रूप में भी है, जैसे आपका मकान है, वो तरलता नहीं है। एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, संपत्ति तरलता नहीं है। ये ध्यान रखें, संपत्ति तरलता नहीं है, प्रॉपर्टी तरलता नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि तरलता का मतलब होता है कैश। क्लियर। अब देखिए, हम यदि परिभाषा के तौर पर कहें तो तरलता वास्तव में एक स्थिति है। जैसे हम कहें, ऐसी स्थिति
लोगों के पास तुरंत कैश आता है। लोगों के पास तुरंत कैश आता है। क्लियर? तुरंत का मतलब आपके पास कैश है। ठीक, इसे लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी कहते हैं। अब देखिए इसके प्रभाव क्या होगा इसका। यदि मैं आपसे कहूं एक तरलता के संबंध में, तो हम ये कह सकते हैं मनी इन हैंड। मनी इन हैंड लिक्विडिटी है। आपके हाथ में जो पैसा है वो तरलता है। क्लियर? हम कहते हैं जैसे एक शब्द आता है, बाजार में लिक्विडिटी है। एक शब्द आ गया, बाजार में लिक्विडिटी है। अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि हाँ, बाजार में लिक्विडिटी आ रही है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है लोगों के पास कैश है, नगद है, मतलब जेब में पैसा है। इसका मतलब ये, तो मेरी बात को बहुत गंभीरता से ध्यान से समझना, क्योंकि ये शब्द यदि कहीं भी गड़बड़ी कर गए तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो बाजार में लिक्विडिटी है, इसका मीन्स क्या निकला? लोगों के पास कैश है। और तरलता का एक, आप ये कह सकते हो कि तरलता एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों के पास कैश होता है। क्लियर होगी बात सारी? अब इसको वर्तमान संदर्भ में जोड़ दीजिए। आप आर्थिक पैकेज, राहत पैकेज की बात कर रहे होगे, दिए जा रहे हैं, किसानों को दिया जा रहा है, मजदूर वर्ग को दिया जा रहा है, एमएसएमई को दिया जा रहा है। एमएसएमई को राहत पैकेज दिया जा रहा है। सुन रहे हो ना? उसी की अभी बात करूंगा। ये राहत पैकेज जो दिया जा रहा है, इसके माध्यम से बाजार में तरलता लाई जा रही है। मतलब सीधा पैसा बैंकों को दोगे और बैंकों से पैसा जाएगा लोगों के पास। क्लियर? पैसा मतलब कैश जाएगा, तो तरलता बढ़ रही है ना। इसीलिए आप अखबारों में पढ़ रहे हो कि राहत पैकेज के माध्यम से बाजार में तरलता बढ़ाई जा रही है। मेरी बात को ध्यान से समझना। राहत पैकेज के माध्यम से बाजार में तरलता बढ़ाई जा रही है। इस शब्द का अर्थ समझिए, इसको समझिए। कैश दिया जा रहा है लोगों को। ठीक है? अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अभी बात करते हैं। जैसे मैं कहूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, वर्तमान में जो ये राहत पैकेज दिया जा रहा है, एमएसएमई को दिया जा रहा है, किसान वर्ग को दिया जा रहा है, मजदूर वर्ग को दिया जा रहा है, आप इसको आर्थिक पैकेज भी कह सकते हो। अपनों ने किया था ना 20 लाख करोड़, वो उसका क्या उद्देश्य क्या है? वर्तमान में इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो इसका जो एंगल बनता है वो ये है राहत पहुंचाना। राहत पहुंचाना। अब देखिए, ये जो राहत पहुंचाना है ना, ये थोड़ा अलग है। इसको मैंने पहले ही बता दिया आपको। राहत पहुंचाने का मतलब ये है कि जैसे हम कह रहे हैं कि इतना फ्री गेहूं दिया जाएगा, आटा दिया जाएगा, ये जो भी आपको जो पैसा दिया जा रहा है वो राहत पहुंचाने से संबंधित है। क्लियर? ये अलग बात होती है। इसको आप एक बार साइड में कर दीजिए। साइड में क्या कर दीजिए? साइड में ही रखिए इसको। ये इकोनॉमिक्स में हम यही कह रहे हैं यार, इसको दे दो यार थोड़ा सा, बस वो है। जबकि इसका जो मेन उद्देश्य है, इसका जो मेन पर्पज है राहत पैकेज का, वो है बाजार में तरलता को बढ़ाना। मेन उद्देश्य यही है। आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। राहत पैकेज का मेन उद्देश्य जो है वो बाजार में तरलता को बढ़ाना। मैं लिख भी देता हूं यहां, मेन पर्पस बाजार में तरलता को बढ़ाना है। अब बाजार में तरलता बढ़ेगी
तो क्या मैं ये कह सकता हूं भाई, तरलता का मतलब मैंने आपको क्या बताया, तरलता का मतलब कैश, नगद। तो लोगों के पास कैश कैसा है, ज्यादा, नगद ज्यादा आएगा। क्लियर? अब लोगों के पास जो नगद आएगा, तो अब ऐसा तो है नहीं कि लोगों के पास नगद आ गया तो वो वापस बैंक में जमा करा देंगे, ऐसा तो है नहीं, वो वस्तुएं खरीदेंगे। तो लोगों के पास यदि कैश ज़्यादा आएगा तो वस्तुओं की क्रय शक्ति कैसे होगी, मतलब परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति ज़्यादा होगी। अब देखिए, यदि वस्तुओं की क्रय शक्ति ज़्यादा होगी, लोग वस्तुओं को खरीदेंगे, तो वस्तुओं की मांग कैसी होगी, डिमांड कैसी होगी, ये क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चल पड़े, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल पड़े तो इस मार्कर की डिमांड कैसी होगी, बढ़ेगी। अभी तो मार्कर कोई खरीद नहीं रहा, अभी मार्कर कोई खरीद नहीं रहा है, जनरल बात कर रहे हैं। अब कोई मेरे ऐसे कह दे कि सर आप तो पढ़ा रहे हो ना, जनरल बात कर रहे हैं। मार्केट की अभी डिमांड नहीं है, मार्कर की अभी डिमांड नहीं है, लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे कि आप खोलिए, और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देने के लिए हम इतना पैकेज दे रहे हैं, तो पढ़ाने के लिए टीचर आएंगे, पढ़ने के लिए स्टूडेंट आएंगे, तो इस मार्कर की मांग बढ़ेगी। मार्कर की जब मांग बढ़ेगी तो मार्कर बनाने वाली कंपनियां क्या करेगी, मार्कर का निर्माण करेगी, मार्कर को बनाएगी। मतलब आप इकोनॉमिक्स की भाषा में कह सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होगी, स्टार्ट होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होगी। अब आप देखिए, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो रोजगार कैसे होंगे। ओबियसली बात है, कंपनियों में या जो आपके उद्योग धंधे हैं वहां पर काम कौन करेंगे, लोग ही तो करेंगे। तो लोगों का रोजगार कैसा होगा, बढ़ेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा। अब ओबियसली बात है, यदि लोगों का रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की इनकम कैसी होगी, बढ़ेगी। अब लोगों की जब इनकम बढ़ेगी, मतलब लोगों के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है मतलब लोगों के पास कैश आ रहा है। कैश आ रहा है मतलब बाजार में तरलता कैसी हो रही है, बढ़ रही है, लिक्विडिटी आ रही है। और फिर ये सारा मतलब एक अर्थव्यवस्था का सुचक्र बन जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आई? इस राहत पैकेज के माध्यम से इसका जो मेन पर्पज है, बाजार में तरलता को बढ़ाना। बाजार में तरलता को बढ़ाना, तरलता का मतलब ये है कि लोगों के हाथ में नगद पहुंचाना, कैश पहुंचाना। अब लोगों के हाथ में जब हम नगद पहुंचा देंगे तो ओबियसली बात है, वस्तुओं की क्रय शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। वस्तुओं की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, डिमांड जनरेट होगी, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो ओबियसली बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होगी तो इसका मतलब रोजगार पैदा होंगे, और रोजगार पैदा होंगे इसका मतलब लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास वापस पैसा आएगा। लोगों के पास यदि वापस पैसा आएगा, इसका मतलब ये निकला कि बाजार में तरलता बढ़ रही है। तो ये एक चक्र बन गया ना, यही उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप अखबारों में ये पढ़ रहे हो कि एमएसएमई को इतना दिया जाएगा, किसानों के लिए इतना किया जाएगा, मजदूर वर्ग के लिए इतना किया जाएगा, वो एक्सेट्रा। वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है कि इसको कितना दिया जा रहा है, क्या है, कहीं लिस्ट बनाने बैठ जाओ, ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो इसके अंदर की जो थीम है वो समझिए। जैसे आपसे यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है, इकोनॉमिक्स में कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल बनता है। जैसे यदि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है तो वस्तुओं की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है तो वस्तुओं की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन में डाल देगा। ऑप्शन सुनना मेरी बात, ऐसे आते हैं ऑप्शन, पुराने पेपर उठा के देखिए। क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ेगी, घटेगी,
पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ये एक ऐसा ऑप्शन है जनरल लगभग सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता है। ये कहता ना यही होना चाहिए। और चौथा, इनमें से कोई नहीं, या कहेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है और उसमें तरलता, क्रय शक्ति, इन्हीं में हम उलझ के रह जाते हैं। कहीं से भी पूछ ले आपसे, यदि कह दे कि सीधा कह दे यदि मार्केट में तरलता बढ़ती है, मार्केट में यदि तरलता बढ़ती है तो बेरोजगारी कैसी होगी, बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मार्केट में तरलता बढ़ती है तो बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मीन्स बेरोजगारी कम होगी क्योंकि रोजगार तो बढ़ रहे हैं। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो ये सिंपल फंडा है इसका, इकोनॉमिक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा सा उसका जो आप कह सकते हो कि उसकी गुंडी, इंग्लिश थोड़ा सा जनरल भाषा में गुंडी हाथ में आनी चाहिए, उसके बाद लय बनती जाती है ये। क्लियर? तो ये जो राहत पैकेज अन्य क्षेत्रों को दिया जा रहा है उसमें एमएसएमई महत्वपूर्ण है। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो एमएसएमई की बात करूंगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। पेज के बीच में लिखिए एमएसएमई। देखिए, सबसे पहले तो इसका पूरा अर्थ पता होना चाहिए आपको। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइजेस, आप कह सकते हो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम, इसका पूरा नाम है। क्लियर? अब देखिए, ये जो एमएसएमई है इससे संबंधित एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, आप इसका नाम ही कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, शॉर्ट में लिख देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहां चाहो तो एंड लगा दीजिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई। दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो केंद्रीय मंत्री जो है, वर्तमान की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, नितिन गडकरी है। ध्यान रखें, ये सड़क व परिवहन मंत्री भी है, कंफ्यूज ना हो जाए। और राज्य मंत्री जो है ये काफी चर्चित व्यक्ति है, प्रताप सिंह सारंगी। इसको चंद्र कर दीजिए। क्लियर? अब देखिए, जो एमएसएमई है इसमें दो सेक्टर आते थे। यदि हम कहें इसमें दो सेक्टर आते थे। दो सेक्टर में कौन कौन से? एक तो मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण, मतलब निर्माण को बढ़ावा देना। और दूसरा आता था सर्विस, सर्विस का मतलब होता है सेवा देना, सेवा देना, ये आते थे इसके अंदर। ये अब इन दोनों को क्या है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अब ये नहीं है, ध्यान रखना। अब जो नई परिभाषा बनी है उसमें ये नहीं है, पहले थे अब नहीं है। तो इन दोनों को मिला दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को मिला दिया गया है। एक लाइन ब्रेक में लिख दीजिए। अब इनकी एक ही परिभाषा है। अब इस परिभाषा की तरफ जाने का आपको कोई मतलब नहीं है। क्लियर?
और अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं भाई, अब इनको तो मिला दिया, इनकी तो एक ही परिभाषा कर दी, तो नई परिभाषा क्या है? तो एमएसएमई के नीचे ऐसे लिखिए, इसकी जो नई परिभाषा है इस पर आपने गौर करना है, ये आपके क्वेश्चन है। इसके मापदंड क्या है, मतलब स्केल, मापदंड को बोलते हैं स्केल। इसके 2 स्केल रखे गए हैं। क्लियर? एक तो है निवेश, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, और दूसरा है एनुअल टर्नओवर, आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, एक साल में आप कितना लगाते हो, कितना कमाते हो, सारी बातें। निवेश और एनुअल टर्नओवर। अब इसमें क्या परिभाषा है, जैसे तीनों में लेके चलेंगे। एक तो ये माइक्रो, माइक्रो के लिए क्या है, और मीडियम के लिए क्या है, सॉरी स्मॉल लिखिए, और मीडियम के लिए क्या है। ये तीनों बातें आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? निवेश कितना, अब इसको ध्यान से समझना। एक करोड़ से कम और इसका 5 करोड़ से कम। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। आपसे कह दे कि सूक्ष्म उद्यम क्या है, सूक्ष्म उद्यम क्या है, कई जगह सूक्ष्म उद्योग भी लिख देते हैं तो कंफ्यूज ना हो जाए। सूक्ष्म माइक्रो इंटरप्राइजेज वो इंटरप्राइजेज है, या सूक्ष्म उद्यम वे उद्यम है जिनमें 1 करोड़ से कम का निवेश होता है और जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, वो सूक्ष्म उद्यम के तहत आते हैं। क्लियर? अब पहले कितने थे वहां नहीं जाना, नहीं तो आंकड़ों के जाल में इतना गंदा फंस जाओगे कि सोच ही नहीं सकते, और आना जाना कुछ होता नहीं है। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि माइक्रो में निवेश 1 करोड़ से कम होता है और जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम होता है। क्लियर? स्मॉल में 10 करोड़ से कम और 50 करोड़ से कम। अब सेम वही बात है, मतलब स्मॉल में 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट, निवेश, और 50 करोड़ से कम एनुअल टर्नओवर। क्लियर? बीस करोड़ से कम और 100 करोड़ से कम। बस ये इतने आंकड़े याद रखने हैं, ये आपके नए क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अब मैंने वो उसी तरीके से माइक्रो का जैसे मैंने बताया था वैसे स्मॉल का हो जाएगा, वैसे मीडियम का हो जाएगा, बताने नहीं जा रहा हूँ। क्लियर? आपने ये आंकड़े ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ मैंने आपको औद्योगिक विकास कराया था उसमें मैंने आपको एमएसएमई की जो बात की थी उसके तहत जो पुरानी परिभाषा है उसको चेंज कर लें। ध्यान रखें, चेंज कर लें। उसको जब आप चेंज कर लोगे तो आपके जो नोट्स होंगे वो होंगे सिस्टेमेटिक और अपडेटेड। और ये जो सिस्टेमेटिक और अपडेटेड है ये कामयाबी के कारणों में शामिल होने की पूरी ताकत रखता है, ध्यान रखना। और आज चेंज कर लोगे, मेरे जैसे बताते ही चेंज कर लोगे तो चेंज हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। कोई कह दे कि मैं कल कर लूँगा या लॉकडाउन के बाद कर लूँगा, अभी मैं बिजी हूँ, तो नहीं होगा बाद में, ये ध्यान रखें। क्लियर? तो जैसे निर्देश दे रहा हूँ वैसे करते जाइए। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब सरकार
इस एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए कर क्या रही है? तो एक ऑर्डर जारी किया है। एक लाइन लिखिए, भारत सरकार के अनुसार यदि सरकारी तंत्र को $200 करोड़ से कम की वस्तु खरीदनी है तो वह ग्लोबल टेंडर जारी नहीं करेगी। अर्थात उसे वह वस्तु एमएसएमई से ही खरीदनी होगी। क्लियर? और पहले इस 200 करोड़ की जगह 50 लाख रुपए थे। पहले 50 लाख रुपए थे, मतलब लिमिट इसकी पहले 50 लाख रुपए थी। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भारत सरकार का कोई भी सरकारी तंत्र है, कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम है, उसको यदि कोई वस्तु खरीदनी है, कोई भी वस्तु हो सकती है, यदि उसको कोई वस्तु खरीदनी है 200 करोड़ रुपए से कम की और वो एमएसएमई के तहत उसको खरीदा जा सकता है। एमएसएमई बता चुका हूं, चर्चा नहीं करूंगा। एमएसएमई उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है तो वो सरकारी तंत्र उस वस्तु को एमएसएमई से खरीदने के लिए बाध्य है, उसे खरीदना ही होगा, वहां से उसको खरीदना ही पड़ेगा। बिना उसके खरीदे काम नहीं चलेगा और कहीं से नहीं खरीद सकती। पहले लिमिट 50 लाख रुपए थे, ये ध्यान रखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेट का, हाँ ये तो हमारे इसे तो यहीं से खरीदना पड़ेगा। क्लियर? तो एमएसएमई को प्रोत्साहित मिलता है। जैसे एक छोटी सी बात कहूँ, आप जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो फॉर्म सबमिट करते हो, मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ, अन्यथा मत ले लेना इसको। जैसे आपसे मैं ये कहूँ, आप जो फॉर्म भरते हो और उस फॉर्म में एक शर्त लगा दे कि इसमें जो जीके का पोर्शन आपको करना है वो राकेश मेहरा जी के क्लासेज से ही करना है और उससे संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करे, तो इसका मतलब वो मुझे क्या कर रही है? गवर्नमेंट मुझे क्या कर रही है? प्रोत्साहित कर रही है कि आप तो पढ़ाइए। समझ में आई बात सारी? तो प्रोत्साहन का मतलब ये होता है। तो इसके तहत गवर्नमेंट 200 करोड़ रुपए से कम की यदि किसी सरकारी तंत्र को वस्तु खरीदनी है तो ग्लोबल टेंडर, मतलब सभी के लिए जारी नहीं कर सकती, इनको ही देना पड़ेगा वो टेंडर, एमएसएमई को ही देना पड़ेगा। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1-2 मिनट एक शब्द है वो देख लीजिए, GFR। इसका पूरा नाम आपने ध्यान रखना है, ग्लोबल फाइनेंशियल रूल। ये जो है सार्वजनिक वित्त से संबंधित है। सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, इसमें यह बताया गया है कि सार्वजनिक वित्त को कैसे खर्च किया जाए। आप कह सकते हो इसमें देखो, इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल रूल, ऐसे रूल जो कि फाइनेंस से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, मतलब सार्वजनिक वित्त को कैसे खर्च किया जाए इससे संबंधित इसमें रूल है। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें उन नियमों के बारे में बताया गया है
बताया गया है कि सार्वजनिक वित्त को, पब्लिक फंड को या पब्लिक फाइनेंस को किस प्रकार खर्च करेंगे। क्योंकि आप देख लो, ये जो आर्थिक पैकेज है, राहत पैकेज है, वास्तव में क्या है? लोगों का ही तो पैसा है, उसको हम कैसे खर्च करें कि सभी का फायदा हो, समान, इक्विलिटी समान हो। तो राहत पैकेज दे रही है तो ये GFR शब्द इंपॉर्टेंट हो गया। आपसे पूछ लेगा GFR क्या है, किससे रिलेटेड है, पूरा नाम नहीं देगा आपसे। तो पब्लिक फंड से संबंधित होता है, पब्लिक फंड को कैसे खर्च किया जाए उससे रिलेटेड होता है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने तरलता और MSME को जानने का प्रयास किया। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित नए तथ्य हैं और आप इनको अपने जो आपके जो नोट्स बने हुए हैं उसमें शामिल कर ले। मैं क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट कर रहा हूँ इसके लिए। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है वो भी करंट GK में इसको शामिल कर ले। और जैसे उनका टॉपिक चलेगा ये अपने आप आपके सामने और ज़्यादा तटस्थता के रूप में, कठोरता के रूप में आपके सामने आ जाएगा और इसको आप भली भांति समझ पाओगे। एक दोस्तों, थोड़ी सी बात आपसे मुझे करनी है, वो ये करनी है कि अपनों ने जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल स्टार्ट किया है, दोस्तों मैंने आपको जब पहले ही कह दिया कि ये उन बच्चों के लिए है जो UP, MP, बिहार या अन्य क्षेत्र से है। और ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि लॉकडाउन के अंदर मुझे टाइम मिला है और मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। ये उनके लिए है। मैं पहले कर नहीं पाता था क्योंकि पहले मेरी व्यस्तता पढ़ाने में ज़्यादा थी, मुझे क्लासें लेनी पड़ती थी 7 से 9 बजे तक। इस कारण से उनकी यह कामना मैं पूरी नहीं कर पाता था। अब लॉकडाउन के कारण मुझे कुछ समय मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उनके लिए मैंने ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रारंभ किया है और इसको भली भांति मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर ऑफलाइन वालों का क्या होगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। या तो उसने वो दोनों वीडियो देखे नहीं तब उसको पता नहीं लग पा रहा है, या वो जानबूझकर इस लॉकडाउन के कारण अस्त व्यस्त हो चुका है। और बार बार आपको जो मैं मोटिवेट करता हूँ इसी अस्त व्यवस्था को ही दूर करने के लिए तो करता हूँ। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? आपको क्या ऐसा लगता है कि आपके जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनका मैं कोर्स पूरा नहीं करा के ये भाग जाऊंगा यहाँ से? दोस्तों, ये एक मैच्योरिटी का प्रदर्शन नहीं है। मैच्योरिटी का प्रदर्शन नहीं है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा आपका सिलेबस पूरा होगा, अच्छे तरीके से होगा। क्यों घबरा रहे हो बेमतलब में? अभी लिबरल लॉकडाउन आ रहा है ना, उदारवादी लोकतंत्र आपका ये लॉकडाउन सारा आ रहा है। धीरे धीरे सब चीज़ें खोली जा रही है और खुलेगी। आपको भी मुख्य धारा में आना पड़ेगा। वक्त लगेगा, 1 महीना लग सकता है, सामान्य स्थितियों में आने में हो सकता है 1 साल भी लग जाए। कुछ नहीं कह सकते इन चीज़ों का, हमें थोड़ी पता है। कई ये भी पूछ लेते हैं मेरे से, सर लॉकडाउन कब खुलेगा? हाँ, अभी मोदी से बात चल रही है मेरी, मोदी जी से बात चल रही है मेरी, देखते हैं वो अब उनको जैसे मैं बताऊंगा वैसे कर लेगा। क्या है ये? मेरे हाथ में कहाँ है ये? सारी दुनिया बंद पड़ी है, कोई अपना कोचिंग थोड़ी बंद है, सारी दुनिया बंद पड़ी है। अभी लोग जीने की बात कर रहे हैं और कई लोगों ने तो जुलाई में कांस्टेबल की, पटवारी की भर्ती निकाल रखी है यार। कमाल करते हो यार। WHO कह रहा है कि जून जुलाई में आपके ये जो कोरोना है इसकी पीक लेवल पर होगा और आप उसमें कांस्टेबल का एग्जाम करा रहे हो यार। दोस्तों, ये शोभा नहीं देता है, ये अच्छी बातें नहीं है। और आप मेरे प्रिय स्टूडेंट हो, इस कारण से आपको इस मायाजाल से बाहर निकलना है। आप में एक मैच्योरिटी लेवल हाई लेवल का होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि आपके व्यक्तित्व की अलग से पहचान हो और आपका एक अलग नज़रिया हो। आप उन लोगों की श्रेणी में शामिल ना हो, उन स्टूडेंट की श्रेणी में शामिल ना हो जो इस छोटे से आघात के कारण, मैं इसको आघात शब्द इस्तेमाल करूंगा,
ये जो लॉकडाउन है एक तरीके का आघात है, इसको नेगेटिव लेके जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया, नेगेटिव नहीं है ये आपके लिए, बिल्कुल नहीं है नेगेटिव। इसका एहसास आपको लॉकडाउन समाप्ति के बाद मिलेगा। और ध्यान रखना, जो यहाँ गलती करेगा उसके आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समय सीमा भी बढ़ती जाएगी उसकी। प्लीज़, ये कड़वी बात है लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी। तो थोड़ा ध्यान से धैर्य के साथ पढ़िए। जो आपको एक दिन में लगभग, कभी मिस हो गया वो एक अलग बात होती है। मेरा भी अपना सांसारिक जीवन है और सारे दिन आपके कामों में लगा रहता हूँ। मैं ज़्यादा बखान नहीं करना चाहूँगा दोस्तों, लेकिन रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मैं लगातार आप पर काम करता हूँ। तो मेरी भावनाओं को भी तो समझिए। मैं भी लॉकडाउन में ही हूँ। मैं भी कौन सा बाहर जाके वॉकिंग पे जा रहा हूँ या घूम रहा हूँ। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए और ये सब सामान्य होगा, सब सामान्य होगा। हम वहाँ पढ़ाने भी आएंगे, आपके मम्मी पापा हमारे पास भी आएंगे, हम भी उनसे मिलेंगे। आपके मम्मी पापा के मुंह से मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आपके प्रयासों के कारण हमारा बच्चा आज नौकरी लग चुका है, सरकारी नौकरी लग चुका है, आज ये कामयाब हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये सुनने के लिए तो हमारे कान तरस रहे हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं पूरा प्रयत्नशील हूँ। लेकिन जब तक इसमें आप साथ नहीं होंगे शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। कुछ क्या, शायद क्या, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। आपका साथ तो बहुत जरूरी है। पेपर तो आप देने जाओगे ना। आपको एक दिन में लगभग 2-2 करंट जी के उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और लगभग 40-40 मिनट का नेबरिंग कंट्री विद अपडेटेड उपलब्ध कराया जा रहा है। नई चीज़ आपके सामने आ रही है। जैसे ही नेबरिंग कंट्री समाप्त होगी, नेबरिंग कंट्री के बाद आपके लिए इकोनॉमिक्स के स्पेशल टॉपिक लेकर आऊँगा। वो टॉपिक जो आपने पहले हम पढ़े नहीं या उसको एक नए रूप में पेश करेंगे हम। सब चीज़ें आ रही है, करते तो जाइए, सब होगा, अच्छा होगा। और आपके अनुरोध पर मैं जो हमारा ऐप का मैनेजमेंट संभालते हैं उनसे मैंने चर्चा भी की है कि ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन में अभी बैठे हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने भी कहा मैं प्रयास करूंगा, मैं बात करता हूं, देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो वो भी कर दिया जाएगा। मैंने मना थोड़ी किया है आपको कि ऑफलाइन वालों को तो मैं ये करने नहीं दूंगा, कर लीजिए। मैंने तो आपको पक्ष विपक्ष दोनों बताए हैं। मैंने तो पहले आपको ये कह चुका हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में से ऑफलाइन बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। बिल्कुल, ऑनलाइन भी चला रहा हूँ मैं तो। जबकि मेरे मुंह से मैं ये कहूँ कि इसमें से ऑफलाइन बढ़िया है और ऑनलाइन थोड़ा घटिया है, तो एक अजीब सी बात सामने आती है। लेकिन जो सच है उसको स्वीकार करना पड़ेगा ना, उसको हम नकार कैसे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे दूर बैठे हैं, कर्मचारी है, वो ऑफलाइन कैसे ले सकते हैं? ले ही नहीं सकते। तो उनके पास एक विकल्प तो होना चाहिए ना, जिसको आप ये कह सकते हो कि जनरल भाषा में जुगाड़ तो होना चाहिए। वही उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है ताकि उनका, आप मेरे कभी मैसेज देखना, आप भरे पड़े हैं इन बच्चों से कि सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए। अब हमारे लिए भी कुछ कीजिए, उनके लिए करने लगा तो आप कहते हो सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए। अरे यार, आपके लिए तो उनसे ज़्यादा किया है। आपको तो टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जा रही है, इनको कहाँ टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है? आपको तो सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। आपके साथ जो प्रत्यक्ष मिलता हूँ, हम आमने सामने बैठते हैं, ये तो वो भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, हर किसी का सम्मान करना सीखिए, ये उनके लिए है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई कमेंट ना करें कि ऑफलाइन वालों का क्या होगा, नहीं तो आपसे ज़्यादा मुझे अफसोस होगा। हर चीज़ को एक लार्ज लेवल पर समझने का प्रयास किए। आपके लिए गलत नहीं है, हम गलत नहीं है, और कम से कम औरों का तो मुझे नहीं पता, मैं गलत नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं रात दिन लगा रहता हूं। और मेरे उद्देश्य में आपकी प्रोग्रेस और आपका लक्ष्य शामिल है। तो दोस्तों, ये मैंने आपका वक्त लिया, लेकिन ये वक्त लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। इससे आपके जो मन में जो भी विचार आ रहे हैं उससे आपको एक हाई लेवल मिलेगा। दोस्तों, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।